नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की इस कक्षा में और मेरा नाम है देवाशीष मिश्रा और आज का जो हमारा विषय है वो है कार्बन बाजार। कार्बन बाजार यानी कि पर्यावरणीय विषय है और इसमें अर्थव्यवस्था का भी समावेश है। तो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था मिल करके इस प्रक्रिया को संचालित करते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इसकी संकल्पना, इसके प्रकार और भारत में इसकी क्या प्रक्रिया संचालित वर्तमान में हो रही है। कार्बन बाजार हालांकि काफी पुराना मुद्दा है, लेकिन इसको जो एक विधिक ढांचा अमली जामा पहनाए जाने का काम किया गया वो है क्योंकि हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक में ये प्रावधान है कि भारत में स्वैच्छिक कार्बन बाजार दो प्रकार के हैं, एक स्वैच्छिक और एक अनुपालक। तो प्रारंभिक स्तर पे अभी स्वैच्छिक वाले लागू किए जा रहे हैं, बाद में अनुपालक यानी गवर्नमेंट सेंटर्ड जो होंगे कार्बन बाजार वो लागू किए जाएंगे। और अधिनियम में अब ये अधिकार दिया गया है कि स्वैच्छिक कार्बन बाजार प्रारंभ किए जा सकते हैं। और इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, ये लागू की जा रही है। इसमें कार्बन क्रेडिट्स का व्यापार किया जाएगा। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं इसको हम समझेंगे अभी। कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग की योजना ये की जा रही है। इसके अलावा अधिनियम में ऊर्जा के संबंध में, चूंकि ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम है, ऊर्जा के संरक्षण में एक प्रावधान ये भी है कि यह ऊर्जा और फीड स्टॉक के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल सहित गैर जीवाश्म स्रोतों के उपयोग की अनिवार्यता करता है। ध्यान दीजिएगा, अनिवार्यता कि अब ऊर्जा और फीड स्टॉक के लिए ये सारे विकल्प अपनाए जाने चाहिए। कोई भी प्रदूषणकारी विकल्प या हानिकारक रसायन प्रयोग ना किया जाए, ये सुनिश्चित करने को कंपलसरी यानी अनिवार्य किया जाना है। तो ये क्रमिक होगा, चरणबद्ध रूप से होगा। ग्रीन हाइड्रोजन यानी जहां पे आपके अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन पैदा की जा रही है, वो ग्रीन हाइड्रोजन है। तो इस तरीके के विकल्प अपनाए जाएंगे। इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्बन बाजार स्थापित करने की बात की गई थी वो 2015 के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत की गई थी। ये अनुच्छेद आपको याद रखना है और ये समझौता याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार की जब घोषणा की गई थी उसके बाद में भारत ने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के नाम पे भी कार्बन बाजार जैसी गतिविधियां संचालित की थी। लेकिन बाद में अपने जो राष्ट्र आधारित लक्ष्य थे उसमें अब कार्बन बाजार को शामिल करते हुए ऊर्जा संरक्षण विधेयक संशोधन विधेयक के माध्यम से स्वैच्छिक कार्बन बाजारों की अनुमति भारत ने प्रदान की है। भारत को कार्बन बाजारों की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि भारत ने जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय या जलवायु सम्मेलन होते हैं उसमें कुछ अपने कार्बन लक्ष्य निर्धारित किए थे। उन कार्बन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे कार्बन बाजारों की आवश्यकता है और भारत के कार्बन उत्सर्जन संबंधी जो लक्ष्य हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले पेरिस जलवायु समझौते के तहत एनडीसीज की बात की गई। एनडीसीज मतलब राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, ठीक है। इसमें यह निर्धारित किया गया कि वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% तक की कमी लानी होगी और जो वर्ष 2005 का कार्बन स्तर है वहां तक इसको सीमित करना होगा। ये पेरिस जलवायु समझौते में भारत ने अपना राष्ट्रीय स्तर योगदान निर्धारित किया। जब जलवायु सम्मेलन होता है तो हर राष्ट्र अपना योगदान वहां पे बताते हैं कि हम आगे क्या लक्ष्य लेकर के चलेंगे। तो हर देश का अपना एनडीसी होता है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान होता है, यानी उस राष्ट्र की क्या हिस्सेदारी रहेगी, क्या सहभागिता रहेगी इस पर्यावरणीय समस्या को हल करने में। तो भारत ने बोला कि हम 30-35% तक की कमी लाएंगे वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में। उसके बाद में विगत वर्ष जब COP26 हो रही थी ग्लासगो में, तब भारत ने अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को रिवाइज किया, यानी अपने एनडीसीज को रिवाइज किया और इसमें संशोधन करते हुए 5 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए। इनसे अलग से भी प्रश्न बन सकता है, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये 5 लक्ष्य क्या हैं। पहला तो वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 500 गीगावाट तक की वृद्धि। गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन संबंधी ऊर्जा, जहां पे भी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसी ऊर्जाएं जो भी हैं जिसमें आपका ओटेक ऊर्जा शामिल हो सकता है, समुद्री लहरी ऊर्जा शामिल हो सकती है, पवन ऊर्जा शामिल हो सकती है, इन सब का
क्षमता जो है वो 500 गीगावाट तक बढ़ाना है और इसको नेशनल ग्रिड में शामिल करेंगे। जब नेशनल ग्रिड में ये 500 गीगावाट की क्षमता जोड़ी जाएगी तो जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता हमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से भारत की 50% बिजली मांग की पूर्ति करना, यानी जब 500 गीगावाट हम ऐड करेंगे, ग्रिड डालेंगे, तो जो हमारी विद्युत मांग पूर्ति है उसमें हिस्सेदारी अक्षय ऊर्जा स्रोतों की बढ़ेगी और गैर जीवाश्म ईंधनों की कटेगी। इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते अक्षय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी को और बढ़ाते बढ़ाते टोटल डिमांड के 50% तक ले जाना है। यानी जितनी हमारे यहाँ पे टोटल विद्युत की मांग है उतना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन में 50% हिस्सा किसका होगा? अक्षय ऊर्जा स्रोतों का होगा या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का होगा। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% तक की कमी। कार्बन तीव्रता से मतलब यहाँ पे है कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए जितना कार्बन उत्सर्जन आवश्यक होता है उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो गहनता है, उसकी जो तीव्रता है, उसको 45% तक हम कम करेंगे। यानी अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी गतिविधियां, जैसे स्टील उत्पादन हो रहा है तो वहां पे बहुत सारा उत्सर्जन हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था में इस तरीके के बहुत सारे उद्योग हैं जहां पे कार्बन उत्सर्जन होता है। तो ये कार्बन तीव्रता को बढ़ाते हैं, उत्सर्जन बढ़ रहा है तो कार्बन तीव्रता बढ़ेगी, तो उसको कम करना है। कितना कम करना है? 45% तक कम करना है। इसके अलावा वर्ष 2070 तक, इसका वर्ष याद रखिएगा क्योंकि अधिकतर लक्ष्य 2030 के हैं, लेकिन ये वर्ष 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। शून्य कार्बन उत्सर्जन मतलब हमने जितना कार्बन उत्सर्जन किया उतनी ही मात्रा में हमने कार्बन डाइऑक्साइड का आपका विलगन भी यानी अलग करना भी वायुमंडल से सुनिश्चित किया। जितना उत्सर्जन किया उतना हमने कंपनसेट किया। ये है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो इसका जो लक्ष्य है ये वर्ष 2070 तक प्राप्त करने की बात की जा रही है। वन लाइनर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अब वहां पे आपके सामने विकल्प होगा 2030, 40, 50, 70, तो आपको टिक करना होगा वर्ष 2070। ठीक है। इसके अलावा 2021 से 2030 तक 10 वर्ष के दौरान भारत के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना। सब जगह से हमें कार्बन उत्सर्जन कम करना है, तो एक जो अभी रिसेंटली जो 10 ईयर का हमारा टारगेट है वो है कि अगले 10 साल में टोटल उत्सर्जन में से 1 अरब टन की कमी हम करेंगे। ये ग्लासगो में COP26 में भारत ने अपने 5 नए लक्ष्य यानी एनडीसीज निर्धारित किए थे कि भारत ये योगदान वैश्विक पर्यावरणीय व्यवस्था में करेगा कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है कार्बन बाजार की संकल्पना। तो पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल 1996 में ये स्थापित किया गया था और ये वर्ष 2000 में क्रियान्वित हुआ। इसके अलावा पेरिस समझौता 2015 भी अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों के बारे में अनुमति प्रदान करता है और उसका अनुच्छेद 6 इस संबंध में बात करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में कौन से समझौते कार्बन बाजारों से संबंधित हैं, तो एक है आपका क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा आपका पेरिस समझौता। ये दोनों जरूर आपके प्रश्न में रहेंगे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन के मौद्रीकरण या इसकी मौद्रिक भरपाई का विकल्प, यानी कि कोई कंपनी ए है वो एक उत्सर्जन कर रही है, कोई कंपनी बी है वो कम उत्सर्जन कर रही है और हमारी जो लिमिट है वो ये है उत्सर्जन की। अभी दोनों ही कंपनियां ज्यादा उत्सर्जन कर रही हैं, तो अब इनको क्या करना होगा कि कोई तीसरी कंपनी जो कम उत्सर्जन कर रही है उसके पास में इतना बैलेंस है, उससे ये अपना कंपनसेट कर लेगा और ये मौद्रीकरण आपस में कर लेंगे। यानी इसने इतने उत्सर्जन की एक वैल्यू लगाई और इतने अपने उत्सर्जन को कंपनसेट करने के लिए इस कंपनी के साथ में लेन देन कर लिया। कार्बन उत्सर्जन का मौद्रीकरण और उसकी भरपाई। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट या भत्तों का क्रय विक्रय, तो यहाँ पे ये एक दूसरे के बीच में कैसे व्यापार करेंगे? कार्बन क्रेडिट के माध्यम से व्यापार करेंगे। और कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल से विलगन। यानी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने वायुमंडल से हटा दी या कोई ऐसा उपाय किया जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल से अवशोषण कर लेगा, तो वो 1 कार्बन क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे इसने अपने उत्सर्जन से 10 कार्बन क्रेडिट कम उत्सर्जन किया है और इसने अपने कार्बन उत्सर्जन से 10 कार्बन क्रेडिट ज्यादा उत्सर्जन किया है,
तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। कार्बन क्रेडिट का और भत्तों का क्रय विक्रय आपस में कर लेंगे। कार्बन क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार योग्य परमिट माना गया है। कार्बन क्रेडिट के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे ये स्वीकार्यता है कि दो कंपनियां एक दूसरे से कार्बन क्रेडिट खरीद और बेच सकती हैं, और ये केवल अधिकृत एजेंसियों को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र के माध्यम से ये करना होता है। यानी ये एक सर्टिफिकेट बनाएगा जो 10 कार्बन क्रेडिट का होगा और ये इसको सर्टिफिकेट देगा, और ये कंपनी सर्टिफिकेट अपने पास में रखेगी कि देखिए हमने अतिरिक्त उत्सर्जन किया था, लेकिन हमने उतने ही मूल्य का एक कार्बन उत्सर्जन को रोकने का सर्टिफिकेट हासिल किया है एक दूसरी कंपनी से। इसके अलावा इन प्रमाण पत्रों से कार्बन क्रेडिट का कार्बन बाजार में व्यापार भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है इसको ही बेचे, ये ओपन मार्केट में रख सकता है और कोई भी कंपनी इसको खरीद सकती है। कार्बन बाजार एक ओपन मार्केट होगा जहां पे जिसके पास में कार्बन क्रेडिट है वो वहां पे बेचेगा, और जिसके पास में कार्बन डेबिट है, जिसका कार्बन डेबिट में है, वो वहां पे जाकर के कार्बन क्रेडिट को खरीदेगा और अपने उत्सर्जन को संतुलित करने का प्रयास करेगा। ये था कार्बन बाजार की संकल्पना। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है इनके प्रमुख प्रकार। कार्बन बाजार का जो पहला प्रमुख प्रकार है वो है आपका स्वैच्छिक कार्बन बाजार। भारत में जो अभी ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम लाया गया है उसमें स्वैच्छिक कार्बन बाजारों के लिए ही अभी प्रारंभिक स्तर पे अनुमति दी गई है। तो स्वैच्छिक कार्बन बाजार एक प्रकार का विकेंद्रीकृत बाजार है। विकेंद्रीकृत का मतलब है कि सरकार का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार ने केवल एक व्यवस्था की अनुमति दे दी कि आप ये व्यवस्था संचालित कर सकते हैं, ये व्यवस्था गैर कानूनी नहीं मानी जाएगी, लेकिन इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होगा। इसमें कोई भी निजी अभिकर्ता, प्राइवेट एक्टर कार्बन क्रेडिट के लिए प्रमाणित कटौती का आदान प्रदान कर सकता है। यानी कोई कंपनी है वो चाहे तो अपने कार्बन क्रेडिट को बेच सकती है, कार्बन बाजार में जाकर के बेच सकती है, या किसी कंपनी को बेच सकती है, या कोई व्यक्ति है उसका बहुत बड़ा गार्डन है, उसने अपने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं और उसकी वैल्यू है कि वो साल भर में 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं, तो उसके पास में 2 कार्बन क्रेडिट है। वो व्यक्ति भी जा करके किसी को बेच सकता है, कोई भी निजी अभिकर्ता, वो समूह हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, स्वैच्छिक कार्बन बाजार में जाकर के अपने कार्बन क्रेडिट बेच सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, ऊर्जा दक्षता, पुनर्नवीनीकरण के क्षेत्र इसके प्रमुख विक्रयकर्ता हैं। और यहाँ पे अधिकतर कौन बेचने वाला बनेगा, इसकी जो संभावना है वो क्या है कि जो भी अपशिष्ट प्रबंधन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वो वहाँ पे कार्बन उत्सर्जन कम कर रहे हैं वो कार्बन क्रेडिट पाएंगे तो बेच सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो भी कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं। परिवहन में जब नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो वो परिवहन भी कार्बन क्रेडिट आपका बनाता है। ऊर्जा दक्षता भी कार्बन क्रेडिट लेते हैं। जैसे कई एयरपोर्ट्स के ऊपर इस समय सोलर पैनल्स लगा दिए गए, वो एयरपोर्ट अपनी ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं, वो उन सोलर पैनल्स के माध्यम से ही अपनी ऊर्जा ले लेते हैं। तो वो क्या है कि वो कार्बन गेन कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट बना रहे हैं। अब मान लीजिए सारे सोलर पैनल लगाए गए और सोलर पैनल से जितनी एनर्जी पैदा हो रही है उसका केवल 60% ही एयरपोर्ट में जरूरत है। 40% एनर्जी वो चाहे तो ग्रिड में दे सकते हैं, इसके अलावा चाहे तो उसका कार्बन क्रेडिट बना करके बेच भी सकते हैं। तो ये भी एक ऊर्जा दक्षता संबंधी चीजें कार्बन क्रेडिट व्यापार में विक्रयकर्ता हो सकते हैं। कौन खरीदेगा? अगर ये बेचने वाले हैं तो कौन खरीदेगा? जीवाश्म ईंधन की खोज और उत्पादन संबंधी जो कंपनियां हैं, चूंकि ये उत्सर्जन बहुत ज्यादा करती हैं, खोज में बहुत सारे पर्यावरणीय हानि करती हैं, वन काट दिए, अब किसी क्षेत्र के नीचे पेट्रोल या खनिज का मामला है, वहां के ऊपर के सारे वन काट दिए, कार्बन उत्सर्जन जो अवशोषित करने वाले वन थे वो सारे कट गए, तो अब इनको खरीदना पड़ेगा। तो ये प्रमुख खरीदार इसमें होंगे। तो स्वैच्छिक कार्बन बाजार में कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई भी निजी अभिकर्ता उसमें आपका कार्बन क्रेडिट बेच सकता है। और कौन होंगे प्रमुख खरीदकर्ता और कौन होंगे प्रमुख विक्रयकर्ता, ये हमने समझने का प्रयास किया। आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रकार क्या है। कार्बन बाजारों का दूसरा प्रकार है अनुपालक कार्बन बाजार। अब अनुपालक का मतलब है कि यहाँ पे किसी का अनुपालन करना पड़ेगा, कुछ नियमों का हमको पालन करना पड़ेगा। तो ये केंद्रीकृत होता है, यानी सरकार का हस्तक्षेप रहता है, सेंट्रलाइज रहता है, और रेगुलेटेड रहता है, यानी विनियमित रहता है। सरकार का पूरा हस्तक्षेप है, सरकार नीति बनाएगी, कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, कितनी मात्रा में बेचेगा, पूरा रेगुलराइज सिस्टम रहता है। इसको हम कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी कहते हैं। कैप का मतलब है यहाँ पे कि सीमा निर्धारित कर देना, यानी जैसे कोई कंपनी है तो उसके ऊपर एक सीमा निर्धारित कर दी जाएगी
कि तुम्हारी इतनी ही उत्सर्जन सीमा तुम 1 वर्ष में कर सकते हो, इससे ज्यादा करोगे तो या तो दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा या आपको कार्बन क्रेडिट अनुपालक बाजार से कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। हो सकता है वो लाइसेंस ही कार्बन क्रेडिट के माध्यम से बेचा जा रहा हो, या पुनर्नवीनीकरण तभी किया जाएगा उस कंपनी का जब वो लाइसेंस ले और वो लाइसेंस की जो कीमत होगी वो कार्बन क्रेडिट के बराबर रखी जाएगी। सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि हेतु समग्र उत्सर्जन सीमा का निर्धारण किया जाएगा, यानी टोटल ग्रॉस आपकी जो एमिशन लिमिट है, समग्र उत्सर्जन सीमा है, उसका निर्धारण इसमें किया जाएगा। और इसमें क्रेडिट विक्रयकर्ताओं यानी जो क्रेडिट बेच रहे हैं उनके लिए कार्बन क्रेडिट की एक समान संख्या रखी जाएगी, यानी कोई बहुत ज्यादा लाभ ना ले ले तो विक्रयकर्ताओं के लिए भी एक कैप इसमें ट्रेड के लिए बनाई गई है, इसीलिए बोल रहे हैं कैप एंड ट्रेड सिस्टम। यानी जो विक्रय करता है उनके ऊपर भी लिमिट है कि कोई बहुत ज्यादा लाभ ना ले, और उत्सर्जनकर्ताओं के ऊपर यह लिमिट है कि आप इससे ज्यादा उत्सर्जन ना करें। तो ये दोहरी लाभ की रणनीति कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में ऐसे बहुत सारे ऊर्जा उपभोग करने लगेंगी, कार्बन क्रेडिट बनाने लगेंगी और कार्बन क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा। हालांकि इससे कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा इसको भी रेगुलेट किया जा रहा है। अतिरिक्त उत्सर्जन पर संबंधित लाइसेंस की अनिवार्यता, यानी कोई ज्यादा उत्सर्जन करेगा तो उसको लाइसेंस लेना जरूरी होगा। कम उत्सर्जन करने वालों को प्रोत्साहन और पुरस्कार, तो ये योजना ये भी प्रस्तावित करती है कि जो अभिकर्ता या जो संस्थाएं या कंपनियां कम उत्सर्जन कर रही हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? उनके कार्बन क्रेडिट सरकार खरीदेगी और उसको लाइसेंस के रूप में परिवर्तित कर देगी। फिर जो कंपनी ज्यादा उत्सर्जन कर रही है उसको वो लाइसेंस प्रदान कर देगी। तो यहाँ पे उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा और पुरस्कार के रूप में वो जो कार्बन क्रेडिट बेचेंगे उससे जो उनको लाभ मिलेगा, जो राशि मिलेगी, वो उसको अपनी कंपनी के उत्थान में लगा सकते हैं या और ऊर्जा दक्ष विकल्पों को अपनाने में लगा सकते हैं। तो उससे उनको पुरस्कार भी मिलेगा और साथ साथ में प्रोत्साहन भी मिलेगा। हालांकि कार्बन बाजार वर्तमान की सबसे प्रचलित अवधारणा है, लेकिन इसके संबंध में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कटौती की दोहरी गणना। दोहरी गणना का क्या मतलब है यहाँ पे कि एक कंपनी है, उसने उत्सर्जन में कटौती करी, उसकी गणना उसने कर ली कार्बन क्रेडिट के रूप में। अब जब वो दूसरी कंपनी भी वही कार्बन क्रेडिट दिखाएगी तो यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाएगी। कार्बन क्रेडिट तो उतना ही है ना, एक बार इस कंपनी ने दिखाया, एक बार इस कंपनी ने दिखाया। तो ये एक समस्या कार्बन बाजार के संबंध में देखने को मिल रही है। दूसरा, उत्सर्जन की गुणवत्ता और प्रामाणिकता में अंतर है, यानी जो कंपनी ए है वो जो उत्सर्जन कर रही है और कंपनी बी जो कार्बन क्रेडिट उसको बेच रही है, दोनों के उत्सर्जन की गुणवत्ता में अंतर हो सकता है। यानी कि दोनों के द्वारा, जैसे अब इसने मान लीजिए किसी अच्छे ऊर्जा स्रोत का एक कंपनी ने इस्तेमाल किया और इस कंपनी ने एक कार्बन क्रेडिट बना दिया, लेकिन इस कंपनी जो एक कार्बन क्रेडिट के बदले उत्सर्जन किया वो ज्यादा जहरीला था, ठीक है, वो ज्यादा, उसके सेकेंडरी जो आपके प्रभाव थे, द्वितीयक जो प्रभाव थे वो ज्यादा नुकसानदायक थे। तो यहाँ पे उत्सर्जन की गुणवत्ता में अंतर है और कैसे ये प्रूफ किया जाएगा, कैसे प्रमाणित किया जाएगा कि दोनों के उत्सर्जन एक स्तर पे हैं, ये एक अभी चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग की अवधारणा क्या है कि जब कंपनियां अपने उत्पादों को इस प्रकार से संरचित करती हैं, उनकी संरचना इस प्रकार से करती हैं कि वो उत्पाद पर्यावरणीय रूप से अनुकूल लगता है, जैसे पैकेट्स को ग्रीन बना देना, तो लोगों को लगे कि नहीं यार ये थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो अब यहाँ पे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट का यूज ग्रीन वॉशिंग में किया जा सकता है, यानी अपने उत्पादों पे वो कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट की छोटी सी फोटो लगा देंगी कि देखिए हमने भले ही ये उत्पाद बनाया है लेकिन हमने कार्बन क्रेडिट पे किया है। तो उससे ग्रीन वॉशिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में कीमत बढ़ाने का मौका भी उन लोगों को मिल जाएगा कि ये कहेंगे कि देखिए आपको ये उत्पाद तो चाहिए, हमको बनाना पड़ रहा है, लेकिन हम चूंकि कार्बन क्रेडिट पे कर रहे हैं तो आप भी इसका थोड़ा सा योगदान कीजिए, पर्यावरण के लिए योगदान कीजिए, कीमत बढ़ा सकते हैं उत्पाद की, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा नेट उत्सर्जन में बढ़ोतरी की संभावना, अब कंपनियों को छूट मिल जाएगी कि अगर हमारे पास में पैसा है तो हम कितना भी उत्सर्जन कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट खरीद लेंगे उतने पैसे का। तो इससे क्या होगा कि अंततः जब हम एक गणना करेंगे 1 वर्ष के उपरांत तो हम देखेंगे कि फाइनली क्या हुआ है, बढ़ा ही है, ठीक है, क्योंकि एक अनंत स्तर की छूट पैसे के दम पे ऐसी कंपनियों को मिलने की संभावना है। तो पूरी संभावना है कि अतिरिक्त उत्सर्जन ही होगा। और विकसित और विकासशील देशों संबंधी बहस, अब यहाँ पे विकसित और विकासशील देशों के संबंधित बहस ये है कि अधिकतर क्या होता है कि ऐसी
प्रौद्योगिकी किसके पास में है और पैसा किसके पास में ज्यादा है? विकसित देशों के पास में। विकासशील देशों के पास ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जहां पे आपका ऊर्जा जो है वो ऊर्जा दक्ष विकल्प प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कार्बन क्रेडिट बेच रहे हैं, ठीक है, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो उसको खरीदना चाह रहे हैं। इनके पास पैसा भी है, मनी भी है इनके पास में, लेकिन ये जब इनको टेक्नोलॉजी देंगे बैकडोर से, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी देंगे, तो उसका प्राइस इतना बढ़ा देंगे कि इनको कार्बन क्रेडिट बेचने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि जितना पैसा इधर से इनको देना पड़ेगा उतना इधर से आएगा नहीं। तो अल्टीमेट विन विन सिचुएशन किसकी रहेगी? हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज की, क्योंकि जितने का वो कार्बन क्रेडिट नहीं खरीदेंगे उतना ज्यादा वो प्रौद्योगिकी के लिए पैसा मांग लेंगे विकासशील देशों से। तो विकासशील देशों के सामने ही हमेशा समस्या बनी रहेगी, और विकसित और विकासशील देशों की जो पर्यावरण के संबंध में ये बहस है, ये आगे फिर से चुनौतीपूर्ण विकल्प के रूप में हमारे सामने आएगी। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी कार्बन बाजार वर्तमान में एक लाभकारी विकल्प हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ऊर्जा उपभोग में कटौती के लिए एक प्रोत्साहन कंपनियों को मिलता है कि उनके द्वारा जो ऊर्जा उपभोग किया जा रहा है उसमें कटौती की जाए। कटौती करने पे अगर वो कंपनी ज्यादा उत्सर्जन कर रही है तो उसको कार्बन क्रेडिट कम खरीदना पड़ेगा, उसकी लागत कम पड़ेगी, और अगर कोई कंपनी अच्छे ऊर्जा विकल्पों का प्रयोग कर रही है, कार्बन क्रेडिट बना रही है, तो उसके लिए प्रोत्साहनकारी होगा। तो ऊर्जा उपभोग में कटौती के लिए यह प्रोत्साहन करेगा और स्वच्छ ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि अगर कार्बन उत्सर्जन कम करना है, कार्बन क्रेडिट खरीदने से बचना है, वहां पैसा नहीं लगाना है, तो आप ऐसे विकल्पों का प्रयोग कीजिए जो कार्बन उत्सर्जन कम करे, और ऐसे विकल्प जो होंगे वे स्वच्छ ईंधनों के द्वारा ही बन सकते हैं। इसके अलावा जो वैश्विक पर्यावरणीय जलवायु सम्मेलनों में भारत ने अपने राष्ट्रीय योगदान निर्धारित किए हैं, जो एनडीसीज हैं, उनके अनुपालन लागत में कमी आएगी। उनके अनुपालन लागत में कमी मतलब कि अगर उनको हमें लागू करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके कॉस्ट होगी। अब अगर हमें 2070 का नेट जीरो का लक्ष्य रखना है या 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखना है, तो उसकी कोई कॉस्ट होगी ना। तो कार्बन बाजार के माध्यम से हम उसकी कॉस्ट में कमी ला सकते हैं। हम अपने यहाँ पे ऐसे अक्षय ऊर्जा विकल्पों का प्रयोग करें जिससे कि कॉस्ट में कमी आए, ठीक है। इसके अलावा विकासशील देशों को लाभ होने की संभावना है इसमें। हालांकि अगर विकसित और विकासशील देशों की जो बहस है उसमें प्रौद्योगिकी का जो हस्तांतरण करते हैं, जो पर्यावरणीय रूप से अच्छी प्रौद्योगिकी है, उसको अगर विकसित देश कम पैसे में देते हैं तो विकासशील देश कार्बन क्रेडिट बेच करके लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आज भी परंपरागत जो क्षेत्र हैं वहां पे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल विकासशील देशों में किया जाता है और इसके माध्यम से वो कार्बन क्रेडिट का निर्माण कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और कार्बन बाजार में जब ऐसी स्थितियां होंगी तो अधिकतर कंपनियां कार्बन क्रेडिट बनाने का प्रयास करेंगी, क्योंकि वो उसको बेचने का प्रयास करेंगी, और इस प्रयास सम्मिलित प्रयास से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। तो ये थी पूरी कार्बन बाजार की अवधारणा, संबंधित चुनौतियां, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या प्रकार हैं, और भारत में जो भी स्वैच्छिक कार्बन बाजार लागू किया जा रहा है उसको किस प्रकार से लागू किया जाएगा, उसमें कोई व्यक्तिगत या निजी अभिकर्ता भी किस प्रकार से सहयोग करेगा, इसको हमने अभी समझा। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।